बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन ने, एक बड़े कारकुन ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसके बाद एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, ये मेरे और आपके सामने है। इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक अहम तरीन वफाकी वज़ीर एक प्रिंसिपल को, उसके ओहदे को खा गए हैं। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद में इसराइल की हुकूमत है क्या, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये जो इस्लामाबाद में इसराइल की हुकूमत का मामला है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और घंटी का बटन जब आप अलग न्यूज़ पर दबाते हैं, यहाँ दबाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत में सबसे पहले सेनेटर मुश्ताक साहब की बात। सेनेटर मुश्ताक साहब एक वोकल मोस्ट सेनेटर हैं हर मामले पर, और ख़ास तौर पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर हमने उन्हें बड़ा वोकल देखा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मौके पर हमने उन्हें बड़ा वोकल देखा। सेनेटर मुश्ताक साहब ने हक अदा किया, सेनेटर होने का हक अदा किया, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, एक आम पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाई। सबसे मौसर आवाज़ सेनेट में अगर किसी की थी तो वो सेनेटर मुश्ताक साहब की थी। एक इस्लामाबाद में मुजाहिरा हो रहा था, कल उसकी फुटेज वायरल हुई। पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे थे सेनेटर साहब से। सेनेटर साहब जो है वो फिर बिगड़ गए और वहाँ जो सेव गाज़ा एक मुजाहिरा था, उस मुजाहिरे में उन्होंने शिरकत की। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक साहब के खिलाफ और उन समेत दीगर अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सेनेटर साहब ने इस पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, हुक्मरानों ने अहले गजा से इजहार यकजहती को जुर्म बना दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने मेरी अहलिया, उनके साथ साथ सेव गजा कैंपेन की फाउंडर टीम लीड हुमैरा तैयबा और गजा बचाओ तहरीक के मुंतजमीन के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अजीबो गरीब हुकूमत है हमारी, अजीबो गरीब हुक्काम है हमारे। ये पीसीबी में कोई आम पाकिस्तानी फ़लस्तीन का परचम लेकर जाए, पुलिस वाले उठा के बाहर निकालते हैं, परचम छीनते हैं। ऐसा लगता है कि हम जो है वो यरूशलेम में या तल अबीब में बैठे हुए हैं। परचम छीनते हैं, तशरीफ पे लात मारते हैं, बाहर निकाल देते। मैं रोनाल्डो को देखता हूँ, इंटरनेशनल स्टार्स को देखता हूँ, वो बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन का परचम लगाते हैं, वो फ़लस्तीन की शर्ट पहनते हैं, वो फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती करते हैं। तो हमसे अच्छे तो ये काफिर हैं, हमसे अच्छे तो क्रिश्चियंस हैं, हमसे अच्छे तो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, ये आवाज़ उठाते हैं। हमसे अच्छी तो इनकी हुकूमतें हैं, हमसे अच्छा तो लंदन है, वहाँ इतने बड़े बड़े मुजाहिरे होते हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुजाहिरे होते हैं। और हमारे यहाँ इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा करने पर रमज़ानुल मुबारक में हम अपने शहरियों की तशरीफ लाल कर रहे हैं, उनको जूते मार रहे हैं, गिरेबान से पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस्लामाबाद में पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है। 30 मार्च को, 23 को नहीं करने दी, 30 मार्च को करना चाहती है। उससे पहले आपने लगा दी है इस्लामाबाद में दफ़ा 144, तो इन पर भी लगा दो। मतलब इनको अगर मैं मान लूं कि चने दफ़ा 144 का चक्कर तो स्टेडियम में कर रहे हैं, आप बाकी जगहों पर कर रहे हैं, क्यों नहीं करते आप? इसके अलावा हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाएं, हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाएं, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। इस्माइल हनिया ने कहा कि अगर पाकिस्तान धमकी भी दे दे ना तो भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, हम बजाय इसके कि ख़त लिखें, तमाम मुस्लिम सरबराहानी हुकूमत को, सरबराहानी मुमलिकत को ख़त लिखें, क्या वो एक होते हैं, इसराइल को सबक सिखाते हैं। मैं कहता हूं आप हमले का ना कहें, आप बॉयकॉट की बात करें, आप बॉयकॉट की बात ना करें, आप इसराइल के खिलाफ एक हो जाएं, आवाज़ उठाएं, कोई तो कदम उठाए। वो जो मर रहे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो जो वहां पर आसमान की तरफ देखते हैं और उनकी तस्वीरें आती हैं, तो मैं ये बात इसलिए नहीं करता कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बस शायद ये बात कर नहीं पाता। उन तस्वीरों के ऊपर लिखा होता है कि वो आसमान से देख रहे हैं डेथ और डिनर। उसी एज के हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से। हम उन बच्चों को जब देखते हैं, मेरे घर में मेरी अहलिया, मेरे बच्चे उनको देखते हैं और रोते हैं।
میں اس موضوع پہ اس لیے بات نہیں کر پاتا کہ مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے یعنی بات کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں حکومتیں جو لوگ بات کر رہے ہیں, جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یعنی کراچی میں جب بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے کیمپین نہیں کر رہی ہے. تو آپ نے ایک جماعت کو ٹھکانے لگانے کے چکر میں اتنے بڑے کاز کو ٹھکانے لگا دیا ہے. شرمناک ہے. اور یہ کام ان کا جاری ہے. اس کے بعد میں جو زیادہ حیران کن خبر ہے آج کی وہ ہے آہد چیمہ. یہ بیوروکریٹ, تگڑے بیوروکریٹ, شہباز شریف کے چہیتے بیوروکریٹ. تو نون لیگ میں اہم ترین عہدوں پر انہوں نے ذمہ داریاں انجام دی. ایل ڈی اے میں ان پر کرپشن کے مقدمات, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ان پر کرپشن کے مقدمات. ان کے بچے ایچ ایس این میں پڑھ رہے تھے. اچھا ایک غلطی اور ہو رہی ہے, ان کے بچوں کے نام میڈیا پہ چل رہے ہیں. ان کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ یعنی بچوں کو کیا پتا کہ ہماری فیس ہمارے ابا معاف کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے, اس کے لیے تگڑی تگڑی سفارشیں لگوا رہے ہیں. بچوں کا نام نہیں چلانا چاہیے. تو بہرحال ان کے بچے جو ہیں ان کی فیس معاف کروانے کے لیے خط لکھا گیا. گورنر پنجاب کی جانب سے فی ویور کا خط لکھا گیا ایچ ایس این کالج کو. ایچ ایس این کالج کو جب یہ خط لکھا گیا تو ایچ ایس این کالج کے معاملات میں مداخلت ہے. اب کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن صاحب نے کہا کہ یار یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کا پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں میں سے ایک تعلیمی ادارہ, میں اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہوں کہ اس کو جو اس کی ساکھ ہے, جو اس کا مقام ہے, اسی کے مطابق چلاؤں. لیکن اس قدر مداخلت, یہ تو ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے آپ. تو انہوں نے اس طرح کے حدود پر, اس طرح کی مداخلت پر انہوں نے کہا یہ لیجئے میرا استعفیٰ. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, احتجاجاً پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا. دنیا کے سامنے ایک اور ضلالت ہمارے منہ پر. اور جو بورڈ ممبر ہیں بابر علی صاحب, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں اور ایک وفاقی وزیر صاحب جو ہے وہ تگڑی سفارشیں لگوا رہے ہیں کہ میرے بچوں کی فیس معاف کروا دو, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سراج الحق جیسا, سینیٹر مشتاق جیسا کوئی ایک ایسا وزیر ہوگا جو صرف اپنی وزیر کی تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا. اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا کہ وہ ایچ ایس این کے جو مہنگے اسکول ہے اس کی فیس وغیرہ دے سکے. اب آہد چیمہ صاحب جو ہیں جن پر کرپشن کے مقدمات وغیرہ بھی بن چکے ہیں, ان سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. ان کے اثاثوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کی فیس معاف کروا دو. آہد چیمہ کے پاس 1 کروڑ مالیت کی ایک عدد غیر رجسٹرڈ پراڈو, 2 ہونڈا سوک, 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں, یہ ان کا جو تمام چیزیں ہیں ان کے اپنی ڈکلیئرڈ کردہ چیزیں ہیں رپورٹڈلی. پھر اس کے بعد موزہ کرباٹ میں زرعی اراضی, بیرون ملک پولٹری فارم. امریکہ کی میریلینڈ اسٹیٹ میں آہد چیمہ 6 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں. آہد چیمہ نے اپنے بھائی احمد سعود چیمہ کے نام پر $2 لاکھ امریکہ بھجوائے. عارف اعلیٰ میں رانا احسان کے نام پر رجسٹرڈ کولڈ اسٹوریج میں بھی آہد چیمہ کی ملکیت ہے. آہد چیمہ کی جانب سے سرگودھا میں بھی کرشنگ کا کاروبار کیا جا رہا ہے. ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں 4 کروڑ کی سرمایہ کاری ہے. آہد چیمہ بیدیاں روڈ پر 15 کنال 5 مرلے اراضی کے مالک ہیں. 40 لاکھ روپے مالیت کے 2 آئل ٹینکر آہد چیمہ کی جائیداد میں شامل ہیں. جائیداد میں 2 کروڑ 40 لاکھ مالیت کی شہر میں اراضی بھی آہد چیمہ کے نام پر موجود ہے. میزان بینک میں 30 لاکھ روپے انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے. آہد چیمہ نے سال 2017 کی انکم ٹیکس ریٹرن میں ایف بی آر کے روبرو خود کو اندرون ملک اربوں روپے مالیت کی 21 جائیدادوں کا مالک بتایا. ریٹرن کے مطابق آہد چیمہ کوٹ مومن میں 20 کنال زرعی اراضی, احمد یار حافظ آباد میں 134 کنال 12 مرلے, 113 کنال 19 مرلے زرعی اراضی کے مالک ہیں. لاہور کے کرواڑ گاؤں کی تحصیل کینٹ میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ ہیں. لاہور کینٹ میں 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 8 کنال کے پلاٹ ہیں. موزہ کرباٹ لاہور کینٹ میں ہی کروڑوں روپے مالیت کے 28 کنال 28 مرلے اراضی زرعی ان کے نام پر ہے. موزہ کرباٹ میں 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ ہیں. موزہ جھل کے تحصیل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 16 کنال اراضی ہے. ایل ڈی اے ایونیو 1 میں 1 کروڑ سے زائد مالیت کے پلاٹ, نمبر 1D70 کوآپریٹو اسلام آباد سوسائٹی کے بلاک ای میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ نمبر 71. بینک الفلاح امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی بیدیاں روڈ لاہور میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 2 پلاٹ. سی ڈی اے اسلام آباد کے بلاک 143 میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے ہل لاک ویو اسلام آباد میں فلیٹ نمبر
1004 DFI एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में लाखों रुपए मालियत के प्लॉट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन, यहाँ पर 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के प्लॉट, FIA में एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में किस्तों पर लिए गए प्लॉट, FGEHFG इसमें भी 13 किस्तों पर लिए गए। ये इनके असासे हैं आहत चीमा साहब के, और आहत चीमा साहब ने कहा मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ करवा दी जाए। गवर्नर साहब ने लिखा था इस सिलसिले में, ये गवर्नर हाउस से सिफारिश गई है इनकी। इस तरह के काम है ये करे ना कोई गरीब तरीन आदमी छोटे स्कूलों में तो समझ में भी आता है। आप अगर वहाँ पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये तमाम असासे भी झूठे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास इतने मीन्स भी नहीं है कि आप HSN में पढ़ा सकें, तो इतने बड़े तालीमी इदारे को इस तरह से बदनाम करने से, इस तरह से तंग करने से बेहतर है कि आप किसी और स्कूल में पढ़ा लें। बहुत अच्छे स्कूल्स उससे कम फ़ी में दस्तयाब हैं जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन ये HSN है। HSN एक स्टेटस सिंबल है, तो HSN में आहत चीमा साहब को पढ़ाना भी है। अब इसको कुछ लोग जोड़ रहे हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से। कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वहाँ हुआ ये कि HSN में एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ की गई। फिर HSN के वालिदैन ने, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन ने बहुत बड़ी तादाद में लिखा कि इनको नहीं बुलाना चाहिए, इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है, इनका किरदार मुतनाज़ है। और फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कहा गया कि बड़ा मसला हो रहा है, आप ना आएँ तो बेहतर है। जब ये हो गया कि आप ना आएँ तो बेहतर है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के केस में, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा नहीं आई। लोग कह रहे हैं कि ये शायद इसलिए तंग किया जा रहा है, लेकिन खैर गवर्नर साहब की सिफारिश मौजूद है और आपने देखी रखी है सोशल मीडिया पर कि उनका ख़त मौजूद था। अब ये मामला हो गया है। इसके बाद एक मामला है चौधरी अतीक का। ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। इसकी आज तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं हालात से तंग आकर, यानी गुर्बत से तंग आकर इसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये बड़ा एक्टिव कारकुन था। ये ताहिर मुगल की भी एक वीडियो आई थी। उसकी जो लीडर हैं, जिनका वो सेक्रेटरी है अज़मा बुखारी साहिबा, तो ताहिर मुगल की वीडियो आई, वो उनको सलाम करता है और वो जवाब भी नहीं देती, वो चली जाती हैं, पता नहीं किसी बात पे नाराज़ हैं या उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। जो भी मामला है उनका मामला है। चौधरी अतीक ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। उसके हाथ में पिस्टल और वो तस्वीर आई है और लहू में लथपथ पड़ा हुआ है। अब चौधरी अतीक के हवाले से बाज़ लोग कह रहे हैं कि गुर्बत से, हालात से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चौधरी अतीक अपनी बीवी को मनाने में नाकाम रहा, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। मेरा इसमें सवाल यह है कि जो भी हालात हों, चौधरी अतीक ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इस मामले पर अब तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई बात की हो। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कोई बात की हो, शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात की हो। आपका एक कारकुन ना पार्टी का लाइफ ब्लड होता है, असासा होता है। आप लोग जब पहुंचते हैं ना तो यही मार खाता है, यही फुटेज बनवाता है, यही जो है वो जान डालता है बाकी कारकुनों में। तो ये उन कारकुनों में से था जो सामने आते थे, कैमरा देख के सामने भिड़ जाते थे, लाठी पड़ती थी, खून निकलता था, धक्के पड़ते थे, पुलिस गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार करती थी। तो ऐसा कारकुन जो है वो बाकी कारकुनान के लिए वजह होता है कि वो भी आएँ और अपने लीडर्स के साथ खड़े हों। लीडर बेचारा क्या, ये तो तमाम काम नहीं कर सकता, वो तो मोटिवेशन दे सकता है। तो ये जो कारकुनान हैं, ऐसे कारकुनान पर सियासी रहनुमा अपनी जमात के वो बात करें। और अगर चलिए ये गलत है कि वो हालात से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर बैठा है, गुर्बत से तंग आकर, तो भी उसकी अहलिया से नाराज़ी थी, तो आप अपने कारकुनान के लिए कम से कम आवाज़ उठा के उनके लिए चीज़ें तो क्लियर करें। खामोशी, ऐसी खामोशी कि अजीब हैरान कुन। वगरना आप देखिए कि कोई और जमात कुछ भी करे तो आप वक्त से पहले फ़ोन करके मारो छितर, डालो गाड़ी के अंदर और फेंको हवालात में। ये आपके अहकामात होते हैं। तो अजीब व गरीब है इन लोगों की खामोशी। आखिर में मैंने इससे आपसे कहा था कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है उसमें कुछ बहुत अहम सवालात हैं जो अदालत को करने चाहिए, आज तो नहीं किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जब ये समात हुई तो आज तो वो सवालात नहीं किए गए, अहम तरीन मामला उठाया नहीं गया। मेरे लिए हैरान कुन था एक बार फिर कि कम से कम जो सवालात हम थोड़े बहुत उठा रहे हैं अदालत तो उठाए, तो ये भी नहीं हुआ। दूसरा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद एक सवाल किया कि कितने लोग हैं जिनकी सज़ा मुकम्मल हो गई है, कितने लोग हैं जिनकी सज़ाओं में कुछ कमी हुई है, और कितने लोग हैं जिनकी बरियत का फ़ैसला हो गया है। क्योंकि अगर आपने केसेस मुकम्मल कर लिए हैं, फ़ैसला नहीं सुनाया, हमने रोका था, तो बताएं बरियत का फ़ैसला कितनों का हो गया है।
ان کو تو بری کریں، باقی بعد میں دیکھیں گے. اس میں ایک پرابلم ہے. اگر آپ یہ پوچھیں گے اس عدالت سے کہ کتنے لوگ ہیں جن کی سزاؤں میں کمی کی گئی عدالت کی جانب سے، کتنے لوگ ہیں جن کی بریت کا فیصلہ ہو گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا فیصلہ ہو گیا ہے، ہمیں اس کی تفصیلات بھی دے دیجئے. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کیس یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ٹرائل کیسے ہوئے. آپ کے پاس کیس یہ ہے کہ یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتے. جب آپ بریت کا فیصلہ مان لیں گے، جب آپ سزاؤں میں کمی کا فیصلہ مان لیں گے اور فیصلوں کی تفصیلات مانگیں گے، تو آپ ان فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ تو کیس ہی خراب ہو گیا. کیس اس بات پر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ اس میں سب سے پہلے یہ مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ اب تک کیا فیصلے ہوئے ہیں، کچھ تفصیلات دو. تو یہ تو کیس ہی ٹھوس ہو جائے گا. اس لیے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. بریت کتنوں کی ہو گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ مان کر ہم کیس کو ہی خراب کر دیں گے. معزز جج صاحب، یہ میری گزارش تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.